नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। बिहार चुनाव में मतदान के बाद अब नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो जनादेश किसके पक्ष में होगा, इसका सभी को इंतजार है। नतीजों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ के नेताओं की धड़कनें तेज हैं, तो कहीं नतीजों से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के नीचे लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो वहीं महागठबंधन ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया है। एग्जिट पोल ने भी सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी एनडीए या महागठबंधन आखिर किसके हाथ में जाएगी, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। आज इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव परिणाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वोटों की गिनती शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में नतीजों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, लेकिन नतीजों से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर एनडीए में जेडीयू की ताकत दिखाने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने इस पोस्टर को लगाया गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है, अलविदा चाचा। इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश यूथ अध्यक्ष धर्मवीर यादव की ओर से लगाया गया है। तो वहीं ज्यादातर एग्जिट पोल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी की ओर इशारा कर रहा है। महागठबंधन एक बार फिर कमजोर दिख रहा है, जिससे एनडीए के नेता गदगद हैं। बिहार चुनाव की जनता बिहार चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी की जोड़ी को, उनके विकास और विश्वास के मॉडल को आशीर्वाद दे रही है। रंगदारी, दादागिरी, गैंगिज्म, माफियाइज्म को सजा दे रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है। एग्जिट पोल तो ये जनता के मन मिजाज का संकेत है, और जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे भी बेहतर हम लोग परिणाम हासिल करेंगे। जो 2010 के चुनाव में हम लोग ने 243 सीट में 206 सीट हासिल किए थे, और इस बार तो और भी बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है। वहीं महागठबंधन के नेता एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहे हैं और एनडीए पर निशाना साधते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन 75%। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी एनडीए या महागठबंधन आखिर किसके हाथ में जाएगी, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पर अभिरंजन, तो अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कल सुबह जब ईवीएम खुलेगा तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जहां एनडीए गठबंधन बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एग्जिट पोल में तो उनकी बल्ले बल्ले है, एग्जिट पोल में उनकी सरकार बन रही है, और वो कॉन्फिडेंट है कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होगा, क्योंकि हमारे अपने भी तो सर्वेज हैं और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जेडीयू मिलकर सरकार बनाने वाली है। इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। अभी मेरे पास जानकारी है कि मेरे साथ प्रमोद सिन्हा जी, तेजतर्रार प्रवक्ता आरजेडी के, जुड़े हुए हैं। प्रमोद सर, नमस्ते कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रमोद सर, प्लीज मुझे बता दीजिए, ऑब्वियसली आप लोग तो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल जो है वो बिल्कुल उलट होगा, और अभी मैंने मनोज झा जी को भी सुना, वो तो कह रहे हैं 75% बहुमत उनको मिल रही है। कितना कॉन्फिडेंट, और क्या ग्राउंड पर यही माहौल है जो तमाम एग्जिट पोल एजेंसीज नहीं भाप पा रही, एनडीए नहीं भाप पा रहा? देखिए, बिहार की जनता ने एग्जिट पोल करने का काम किया है, और बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा पोल करने का काम किया है। 2/3 से अधिक सीटें महागठबंधन को आने जा रही है। और इस बार जो बिहार में जो वोट हुआ है ना, परिवर्तन के लिए वोट हुआ है। जो यहाँ व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए बिहार की जनता ने वोट करने का काम किया है। महंगाई, गरीबी, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी, इन मुद्दों से जो दंश झेल रही थी बिहार की जनता, उससे अब उब चुकी थी। उसको बदलने के लिए बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया। और आपने देखा कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा जो है मत प्रतिशत मतदान जो होने हुआ है, चाहे आप पहले चरण में आप देख लीजिए और उसके बाद दूसरे चरण में
उससे भी बढ़ करके बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया है। कतारबद्ध तरीके से समय पूरा होने के बाद भी लोगों ने जो कतार में लगे हुए लोग थे वो देर रात तक जो है मतदान करने का काम किया है। तो वो एक दृढ़ संकल्प के साथ बिहार की जनता ने बिहार में परिवर्तन के लिए काम किया है। और बिहार में तो शुरू से हम लोग हमेशा से कहते रहे कि बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है। अब लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एक आपने देखा कि 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहने के बावजूद बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है हर सूचकांक में। और ये सूचकांक कोई राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता है, ये जो सूचकांक है, चाहे नीति आयोग का रिपोर्ट हो, एनसीआरबी का आंकड़ा हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा हो, तो ये सब आंकड़े केंद्र सरकार के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये मुद्दे तो आपने जोरों शोरों से उठाए। प्रमोद जी, अब तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कुछ ही घंटों में ईवीएम, सबसे पहले वो बैलेट खुलेंगे, जो सरकारी अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने दिए होंगे, सरकारी कर्मचारियों ने दिए होंगे, वो खुल जाएंगे। सुबह 8 बजे से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका ये बड़ा दावा है, मनोज जी का बड़ा दावा है कि 2/3 बहुमत से हम बनाने वाले हैं अपनी सरकार। जब हम आरजेडी की बात करते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं एमवाय समीकरण। मैं तो चाहता हूं कि आप ये बता दें कि क्या इस बार एमवाय समीकरण से आगे बढ़कर M² Y² समीकरण पर भी आरजेडी और महागठबंधन का जादू चला? M² मतलब मुस्लिम भी, महिलाएं भी, Y² मतलब यादव भी और युवा भी। अब देखिए, आपके भी रिपोर्टर्स धरातल पर होंगे, तो इस बार जो है महागठबंधन के पक्ष में समाज के सभी वर्गों ने, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर के, देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है बिहार के मुद्दों की बात करते थे। वो कहते थे कि हम आएंगे तो पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे, एजुकेशन सिटी खोलेंगे, आईटी पार्क खोलेंगे, टेक्सटाइल पार्क खोलेंगे। वो कहते थे कि जूट मिल, शुगर मिल हम खोलने का काम करेंगे। तो हमारे नेता ने हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक राजनीति के जो पहलू है, उस सकारात्मक पहलू को लेकर के आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया और उस पर बिहार की जनता ने मोहर मारने का काम किया। तो सभी जो आपने कहा ना M/A², मेरा कहना है कि समाज के सभी वर्गों ने आपको भागीदारी देने का काम किया, तभी तो 2/3 से सरकार बनेगी। मैंने आपको शुरू में 4 मिनट दिए सर। मेरे साथ अभिरंजन सर भी जुड़ चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभिरंजन सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मैं प्लीज आपसे जानना चाह रहा हूं, एग्जिट पोल तो इशारा कर रहे हैं कि वापस से नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये बात सच है कि एक तरफ लगभग सारे पोल जो है इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार की वापसी होने वाली है। तो एक तरफ ये भी लगता है कि अगर सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ये भी लगता है कि एग्जिट पोल गलत भी हुए हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, कल अब इंतजार कर लेना चाहिए हम लोगों को कि क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। ये बात सही है कि बिहार के चुनाव में इस बार ऐतिहासिक मतदान हुआ है। जिस बड़ी तादाद में महिलाओं ने, जिस बड़ी तादाद में प्रवासियों ने वोट डाले हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। अब इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का सब अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। विपक्ष के लोग अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। पप्पू यादव बड़े वायरल रह रहे हैं। पप्पू यादव तो कह रहे हैं पिछली बार से भी कम मतदान हुआ, SIR में सबको तो काट दिया, तो मतदान बढ़ा कैसे? नहीं, पप्पू यादव क्या बोलते हैं वो पप्पू यादव ही जानते हैं। भाई, जब पूरी दुनिया कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो पप्पू यादव अपना समीकरण बताएंगे कि कैसे उनकी नजर में मतदान प्रतिशत कम हो गया या मतदान कम हो गया। ठीक है, SIR के कारण हम लोगों ने तो कैलकुलेट किया ही कि मतदान के बढ़ने में SIR का कुछ न कुछ हाथ है जी। मतदान प्रतिशत के बढ़ने में भी SIR का कुछ न कुछ हाथ है। लेकिन सारा का सारा जो बढ़ा है केवल SIR जिम्मेदार नहीं है, वो भी नहीं। सही बात है, अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं। 4 से 5% का फर्क आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं आ सकता। पिछली बार जो है 57% वोट पड़े थे। इस बार आप देखिए कि अप्रोक्सीमेटली 67% पोलिंग हुई है जी ओवरऑल। तो 10% अगर वोटिंग ज्यादा हुई है तो SIR के खाते में तो 4 से 5% आप ज्यादा से ज्यादा डाल पाएंगे। ठीक है, बाकी के जो 6% हैं या कम से कम 5% हैं, उसका श्रेय तो आपको महिलाओं को, प्रवासियों को
मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यक मतदाताओं ने भी बड़ा बम्पर मतदान किया है इस बार। हाँ, सीमांचल के इलाकों में आपने देखा कि लगभग 80% तक बिल्कुल मतदान गया हुआ है, है। वहां पर आंकड़ा गया है तो इतना। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के सभी वर्गों ने, सभी समुदायों ने हाँ, इस बार पहले की तुलना में ज्यादा, मतलब किसी भी एक तरीके से आप कैटेगराइज कर रहे हैं, चाहे महिला को अलग करके देख रहे हैं तो महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की, बहुत ज्यादा किया युवा इस को बार। अलग करके देख रहे हैं युवाओं ने ज्यादा वोटिंग की, हाँ। अल्पसंख्यकों को अलग करके देख रहे हैं तो अल्पसंख्यकों ने ज्यादा वोटिंग की। समाज के किसी भी एक वर्ग या समुदाय को जब आप अलग करके देख रहे हैं तो आपको लगता है कि पहले से उन्होंने ज्यादा वोटिंग की है। ज्यादा वोटिंग की। तो अब इस ज्यादा वोटिंग के क्या मायने हैं? क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए है या सत्ता को बनाए रखने के लिए है? तो इसके बारे में देखिए मिश्रित जानकारियां हमारे पास है। जैसे मुझे ये जानकारी है कि जीविका दीदियां बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने मतदान किया है और हाँ। उनकी कतारें दिख भी, जीविका दीदियां अन्य महिलाओं को लेकर भी आई मतदान केंद्रों तक। हाँ। तो जीविका दीदियों को और महिलाओं को आमतौर पर नीतीश कुमार का समर्थक माना जाता है। हाँ। क्योंकि पिछले 20 साल में एनडीए की सरकार ने, चाहे राज्य की सरकार हो या 11 साल में मोदी की केंद्र सरकार हो, ठीक है, उन्होंने महिलाओं पर फोकस किया है, उनके लिए ढेर सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भी लाई हैं। और लेटेस्ट जो है 10,000 के वाला जो वो स्कीम थी जिसमें कि आगे भी 2 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की बात कही गई है, तो लेटेस्ट वो भी था। तो सारी चीजों को निरंतरता में देखते हुए लोग इसीलिए पता चल रहा है अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस वजह से हर एक बार एक समुदाय अपने घर से अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा मजबूत तरीके से निर्वाह करने के लिए पहुंचा है पोलिंग स्टेशन तक। सिन्हा सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, आप एग्जिट पोल को तो बिल्कुल खारिज कर ही रहे हैं, मैं आपसे पूछना कि आप खारिज कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं एग्जिट पोल में एक बड़ी चीज ये भी है, अगर मैं उन एग्जिट पोल पर आंकड़ों पर अगर आपसे बात करूं कि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में अगर कोई बन सकती है तो वो आरजेडी है, इस आंकड़े को लेकर क्या रिएक्शन है आपका? और मैं ये जानना चाहूंगा ये जो आंकड़ा है 122 का, बहुमत का आंकड़ा 122 का आंकड़ा है, आरजेडी को लग रहा है कि अकेले भी निकल सकती है इसके पार? तो देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर 2010 का अपवाद अगर आप छोड़ दीजिए तो 1990 से लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 1 नंबर की पार्टी रही है जी। ये तो सारी चीजें जो है आप चाहे 2015 का आप देख लीजिए, 2020 का भी देखा, देख लीजिए, तो राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी रही है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पोल हुआ है और जिस प्रकार से महागठबंधन जो है एकजुटता के साथ अपने मुद्दों के साथ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुद्दे जो बिहार के मुद्दे थे, बिहार के लोगों के मुद्दे थे, बिहार के जन सरोकार के मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के हमने जनता के बीच जाने का काम किया। और 17 माह का जो हमारा कार्यकाल था, जिस कार्यकाल में हमने 2020 में किए हुए वायदे पर खड़ा उतरने के लिए तेजी से हमने काम किया था, तो उन चीजों को भी बिहार की जनता ने सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करने का काम किया था। कि सरकारी नौकरी देने का काम कौन किया? तो तेजस्वी जी ने किया। उन्होंने जो आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने की बात 2020 में कही थी, मात्र 17 माह में उन्होंने पूरा करने का काम किया। तो जो झलक हमने 17 माह में दिखलाने का काम किया था, और हमारे नेता जब कहते थे कि हम 20 माह में परिवर्तन करके दिखलाएंगे और 5 साल में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने का काम करेंगे, तो बिहार की जनता को वो 17 माह का जो कार्यकाल था वो याद आया। और उसमें किए गए कार्यों को देखते हुए उन्होंने हमारे नेता का जो विजन था, जो दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प था बिहार की जनता के प्रति, उस पर बिहार की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। तो 122 का जो आप आंकड़ा बतला रहे हैं ना, इससे काफी आगे हम लोग निकलेंगे। और पूरा महागठबंधन, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, पूरा महागठबंधन का आप देखिएगा, जब जिस प्रकार की बातें पहले होती रही थी कि कांग्रेस को कम सीटें आई है, बाकी गठबंधन को कम, तो इस तरह का नजारा आपको नहीं दिखेगा। जब परसेंटेज आप देखिएगा तो सभी को सीटें में भारी बढ़ोतरी होगी। स्ट्राइक रेट में आप कह रहे हैं, स्ट्राइक रेट में बढ़ोतरी आएगा, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, सबका स्ट्राइक रेट इस बार बहुत बेहतर रहने वाला है। ठीक है सिन्हा सर, आपकी बात आ गई, मैं आऊंगा आपके पास वापस। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी तेज तरह प्रवक्ता, ऑलवेज स्माइलिंग यासिर जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। जिलानी सर, इस्तकबाल आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। जिलानी सर, एग्जिट पोल में तो बल्ले बल्ले हो रही है, एनडीए की वापसी आ रही है, आपकी सरकार, सारे एग्जिट पोल का पोल ऑफ द पोल हम देख लें तो ऑन एन एवरेज एनडीए को 130 से 132 सीटें एवरेज में मिली रही हैं। यही होने वाला है कल, यही है एग्जैक्ट पोल एनडीए के लिए? देखिए, पोल तो आपके सामने है और लगातार हमने पिछले 24-36 घंटों में इस विषय पे बहुत लंबी चर्चा करी है। लेकिन आपको मैं एक दिलचस्प पॉइंट पे भी चर्चा करना चाहूंगा, जो विपक्ष समझ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, या उसे लगता है कि उसे मालूम है बट उसको वो छुपा के रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए,
नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है 20 साल के बाद। वो अपनी जगह पे बढ़ी है। इसलिए बिहार की जनता ये दिखा रही है कि जब 20 साल के बाद उनकी लोकप्रियता में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो इसका मतलब भी विश्वास है उस व्यवस्था पे जो अब तक यकीन दिला के काम कर रहा है, उस पे विकास पे मुहर लग रही है। और जिस तरीके से हमारे अभी एक वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि जीविका दीदी की जो परसेंटेज निकली है, जो महिलाएं आई हैं, जो ईबीसी आए हैं, जो ओबीसी आए, जो एससी का परसेंटेज, अलग अलग सेफोलॉजिस्ट बता रहे हैं बिहार के कि बिहार के किस तरीके से एनडीए के प्रति उनका प्यार, उनका समर्थन और वोट देके उनको कामयाब बनाने का जो उन्होंने कर्तव्य निभाया है, इस पे सबकी नजर है। और यकीनी तौर पे देखिए ये बातें कर रहे हैं, इनके बारे में बिहार में लोग जानते हैं। हमने पूरी पिछले 1-1.5 महीने में लगातार डिबेट्स में ये चर्चा करी कि एक कन्विक्टेड व्यक्ति जिनका एक परिवार है और उस परिवार के लोगों ने बिहार को एक तरीके से अपने चुंगल में बना रखा है। और युवा बिहार का इस बात को समझ रहा है, युवा बिहार का इस बात को जानता है कि वो उस दौर में वापस जाना नहीं चाहता है जिस दौर में बिहार को बिहार से ही काट के रख दिया गया था। उस दौर में जाना नहीं चाहता है। युवा चाहता है कि ऐसी लीडरशिप रहे कि उसको जब नौकरी मिले तो उसको ये अपनी जो उसके बाप दादा की जमीन है वो उनको देने की जरूरत ना पड़े। ये जो अवधारणा बनी है युवाओं में, हर वर्ग के लोगों में, ये बार बार बातें आ रही हैं कि अरे अभी तो कल हमने पिछले 1 महीने से आपके सामने डट के जम के बात रख रहे हैं। और विश्वास इसलिए है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ पे अभी भी सक्रिय है। जो मैं पहले दिन कह रहा था जब चुनाव अनाउंस हुआ था, और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं रोहित भाई आपके सामने कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अभी भी सक्रिय है, हमारे नेता सक्रिय हैं। हम लोगों को विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में इसलिए आ रही है कि हमने तमाम मुद्दों पे जितने भी हमारे कार्यक्रम रहे हैं उस पे हमने चर्चा आपने मुद्दों पर बात की। आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया, स्ट्रांग आ गया। जिलानी सर प्लीज हैव सम वाटर। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। प्रमोद सिन्हा मेरे साथ है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ अभिरंजन जी हैं। अभिरंजन जी, अभी जिक्र कर दिया यहाँ पर जिलानी साहब ने, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी चल रही है, हवा तो ये चल रही है। उधर प्रमोद सिन्हा साहब ये कह रहे हैं, अभी जिलानी साहब ने कहा कि विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है या फिर समझना नहीं चाह रहा है। प्रमोद सिन्हा भी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए समझ नहीं पा रही है कि आखिर ग्राउंड पर हो क्या रहा है। इनके लोग आए, हेलीकॉप्टर से हवा से नीचे उतरे, वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के दिल्ली चले गए, इनको बिहार में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। देखिए रोहित, एक्चुअली ये देखना होता है कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ी वो किस कारण से बढ़ी, किन लोगों के ज्यादा वोट करने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी। जब तक आप इस बात का नहीं समझेंगे, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप कह दें कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई इसलिए जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इसी बिहार का मैं आपको उदाहरण देकर बता सकता हूं कि अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में लगभग 46% वोटिंग हुई थी बिहार में। मात्र 46% के आसपास वोटिंग हुई थी अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जब यही अक्टूबर 2010 में जब अगला विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें 54% पोलिंग हुई। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा पोल परसेंटेज 8% बढ़ गया। तो इस हिसाब से बिहार में तख्ता पलट हो जाना चाहिए था। लेकिन 2010 में ऐतिहासिक और बम्पर बहुमत से, जो कि आज तक रिपीट नहीं हुआ, वो वाला जो 243 में 206 सीटों वाला बहुमत लेकर नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार आई। तो इसी बिहार में इस तरह के उदाहरण भी मौजूद हैं कि पोल परसेंटेज काफी बढ़ा लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि वो सत्ता को बनाए रखने के लिए ही माना गया कि वो अधिक वोटिंग हुई थी। अब इस बार वाले में देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बात को समझना पड़ेगा ये पोलिंग ज्यादा क्यों हुई है। ये 10% जो हम देख रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में, तो 4 से 5% तो देखिए एसआईआर के कारण है, तो उसको तो आप डिस्काउंट करिए, तो बच गए 5 से 6%। अब इस 5 से 6% में देखिए कौन है, एक प्रवासी। तो प्रवासी जो है, मैं ये मानता हूं कि प्रवासियों ने तीनों को वोट किया होगा। मैं ये आउटराइटली नहीं कह सकता कि प्रवासियों ने आकर एनडीए को ही वोट किया, या जनसुराज का भी दावा है कि भाई हमें वोट करने के लिए प्रवासी आए। और मुझे इस बात की जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में जो मुस्लिम समुदाय के खास करके लोग हैं, जो उन्होंने भी आकर जो है खास करके
उनका तो कोई पर्व त्योहार भी नहीं था, जैसे हिंदुओं का छठ था, दिवाली थी। सही बात है। उनका बिना किसी पर्व त्योहार के भी वो चुनाव में आए और उन्होंने बड़े पैमाने पर मतदान किया, जिसका आपने प्रमाण देखा सीमांचल में, जहां लगभग 80% तक कई जिलों में पोलिंग हुई है। तो मुसलमान भाइयों ने भी आकर जो है बड़े पैमाने पर मतदान किया। तो अब मुसलमान भाइयों ने किसको वोटिंग दी? क्या उन्होंने एनडीए को दे दिया? क्या उन्होंने जनसुराज को दे दिया? या उन्होंने आकर महागठबंधन को दिया? तो ये सारी चीजें जो है, देखिए जब पिटारे खुलेंगे तो पता चलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रवासी जो आए, जिनके कारण ये मैं मान सकता हूं कि पोलिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है, तो उसमें तीनों को वोट देने वाले लोग थे। महागठबंधन को वोट देने वाले लोग भी थे, एनडीए को देने वाले भी थे, और शायद जनसुराज को भी दिया होगा। तो ये हम अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि किसको कितना कितना प्रतिशत दिया। फिर महिलाओं की बात की जाती है, तो आमतौर पर बिहार में ये माना जाता है, सारे पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं और मैं भी मानता हूं, उसमें शामिल हूं, इससे मेरी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। नहीं होगा कि लगभग 60% महिलाएं विभिन्न योजनाओं के प्रभाव के कारण पिछले 20 साल में नीतीश सरकार ने जो किया और 11 साल में मोदी सरकार ने जो किया, उसके कारण जो है 60% महिलाएं बिहार में लगभग वो 2-4% कम ज्यादा हो सकता है एनडीए को वोट देती है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि भाई 40% जो है महागठबंधन की तरफ भी वोट देते हैं। अब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में बूथों पर दिखाई दी, तो उन महिलाओं में अलग अलग जातियों और समुदायों की महिलाएं भी तो थी। अब मुस्लिम महिलाएं भी थी, यादव समुदाय की भी महिलाएं थी। अब मेरे दिमाग में ये सवाल है कि क्या मुस्लिम महिलाओं ने भी एनडीए को वोट दे दिया होगा? तो मुझे लगता है कि शायद नहीं दिया होगा। क्या यादव महिलाओं ने भी दे दिया होगा? मुझे लगता है शायद नहीं दिया ये होगा। तो मैं जिलानी सर से पूछ ही लूंगा ना, क्योंकि बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 3 तलाक बड़ा दंश था, हमारी सरकार ने उसको हटाने का काम किया। वो सारी चीजें रहती हैं, वो महिलाएं घर से निकलती हैं, वो वाला जमाना थोड़ी है कि रोहित बढ़ा। अगर वो परसेंटेज ज्यादा एनडीए के पक्ष में हुआ होगा तो एनडीए को लाभ मिलेगा, अगर वो विपक्ष के पक्ष में हुआ होगा तो विपक्ष को लाभ मिलेगा। इसलिए आउटराइटली आप नहीं कह सकते कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया इट मींस की सत्ता परिवर्तन ही होने जा रहा। जी डन। प्रमोद सर, मैं आ रहा हूं तुरंत आपके पास। आपके साथी मोहिंदर सर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे मुझे जानकारी आ रही है। मोहिंदर सर नमस्ते कर रहा हूं, कांग्रेस के तेज तर्रार नेता हैं मोहिंदर सर। अब आप तो मुझे कई बार रिएक्शन दे ही चुके हैं, सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं एनडीए की सरकार हो रही है वापस से, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर एग्जिट पोल ठीक हो रहे हैं या एग्जिट पोल एजेंसीज के लोग जब ग्राउंड पर गए हैं, ऐसा माहौल था क्या कि 20 सालों में नीतीश कुमार के चेहरे के बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर ही नहीं, कम से कम एग्जिट पोल में? और यू ऑल्सो बिलीव कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का फर्क रहने वाला है, कुछ ही घंटों की तो बात है। तो ऐसा कीजिए ना जनाब, कल नीतीश कुमार को कल भी क्यों, आज शाम को ही शपथ दिला दीजिए। अच्छा, अगर एग्जिट पोल ने ही फायदा करना है, सारा डिसीजन एग्जिट पोल नहीं करना है, तो फिर क्यों हम बहस कर रहे हैं? तो सिर्फ फलबत कर रहे हैं बुलवा करके। नीतीश कुमार को शाम को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बोलिए, वो इनको शपथ दिला देते हैं। देखिए सवाल ये है कि WWF की जो फाइट होती है ना, वाह जी वाह, ये एग्जिट पोल वो बन के रह गया है। ठीक है। उसमें हो क्या रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी जी का डर इतना है। अच्छा। और जितने एग्जिट पोल वाले हैं, मैंने एक प्रोग्राम देखा था, हाँ जी, जिसमें न्यूज 24 में सतीश चौधरी जी कराते हैं। उसमें 2-3 पुराने जो लोग मशहूर हैं कराने में एग्जिट पोल, उन लोगों ने 2-3 चीजें पूछी थी जिसका कोई भी जवाब नहीं दे पाया। ठीक है। अब उसको एक तमाशा सा बना करके खड़ा कर दिया है। मैं एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने भी आपके लोगों ने एग्जिट पोल दिया है, तकरीबन सभी ने एनडीए को जिता दिया। क्या ये लोग कल अगर उल्टा हो गया तो कल ये टेलीविजन पर आकर या लिखकर माफी मांगेंगे कि साहब हमसे गलती हो गई? और ऐसा एक बार नहीं, दर्जनों बार हो चुका है। देखिए अब मैं आता हूँ फैक्चुअल पोजीशन पे। देखिए आप तो जानते हो सर, हम गलत कभी नहीं बोलते, कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं गलत बोलती है। जो फैक्चुअल चीज है जनता की वो सामने आएगी ही आएगी। हमारा कहना यह है कि जो सत्ता के खिलाफ लहर चलती है और वोट ज्यादा पड़ता है, तो सत्ता ने जो वोट डाला है, सत्ता ने जो बातें डाली हैं, हलवा बनाया है, क्या वो इतना मीठा था कि लोग भाग भाग कर उसके लिए खाने में? बताइए मुझे आप, ऐसा क्या नीतीश कुमार ने 20 साल में कर दिया जिसकी वजह से आज जनता भाग भाग कर भारी मात्रा में उन्हें वोट डाले? कोई एक कारण मुझे बता दीजिए, सिवाय एक कारण के कि उसने 10,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए। ठीक है। ये महाराष्ट्र में इन्होंने किया। खाली इसी चीज से महाराष्ट्र में नहीं जीते। वो फैसला तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि भाई ये जो 65 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए थे, वो कैसे बढ़ गए लगातार?
ठीक है। शाम को 10% 8% की इंक्रीज हो गई थी चुपचाप। है महाराष्ट्र खत्म हो चुका, बिहार हरियाणा भी खत्म हो गया। यस, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो आपने टेलीविजन पर भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव की भीड़ जो आती थी, वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती आती थी। और इनकी जो भीड़ आती थी, मोदी जी या बीजेपी या नीतीश कुमार, वो कम से कम 50 गज तो दूर होते थे सिक्योरिटी रीजन से। और पहले महिलाएं कुर्सी पर बैठे हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े नेता कुर्सी पर बैठे हैं, फिर थोड़ी सी जनता पीछे बैठी है। ठीक है। और कोई टेलीविजन कैमरा वाला इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो ये दिखा पाए कि भाई जनता है कितनी, तो दूर से मारता था, क्योंकि मोदी जी के ऊपर से तो कैमरा हट नहीं सकता। उनको तो 24 घंटे देवानंद की तरह अपने ऊपर ही कैमरा चाहिए। सर कैमरा हटे ना हटे, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग भी तो 2014 के बाद से लगे हुए हैं कि कुर्सी से हटा दे, कुर्सी से भी तो नहीं हट रहे आपसे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जनाब जी, आज बीजेपी के लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, थोड़ा साइकोलॉजी देखिए। लगातार तेजस्वी टेलीविजन पर खड़े हैं, चौड़े होकर कह रहे हैं कि सरकार मेरी है, मैं बन रहा हूँ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और सरकार मेरी है, मेरी ही सरकार आएगी। ऐसे हाथ पकड़कर किसी का कोई कह नहीं सकता, ताल ठोक कर ऐसे कोई कह नहीं सकता। तो जनता के बीच में 173 उन्होंने वो की हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल सही है। सारी रैलीज को मिला लीजिए, सारे विपक्षियों को, और अकेले तेजस्वी की लगा लीजिए। उनकी ग्राउंड की मेहनत, पिछली बार 12-13 वोट का फर्क रह गया था, चिराग पासवान भी घूमे 174 रैली। कल हम बैठेंगे, सर कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, कल हम बैठेंगे। मैं जरा इन लोगों से पूछूंगा ये क्या जवाब देंगे बीजेपी वाले, कि अब तो नहीं कहेंगे राहुल गांधी वोट चोरी हो गए, अब तो जब जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होती, तब ईवीएम नहीं होती। अरे भाई, तुम जब चोरी करते हो तभी चोर कहा जाएगा ना यार, तुम्हें हर टाइम थोड़ी चोर कहते रहेंगे हम। अरे वाह। उसी को कोर्ट में चोर को लाते हो तो उसे हर टाइम का चोर बोलते हो, या जो चोरी उसने की है उसी के बारे में सजा दी जाती है? ठीक है, जब चोरी करोगे तो चोरी कहेंगे। डन। एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए जिलानी साहब, वो कह रहे हैं आप लोगों की हवाइयां उड़ गई हैं, बॉडी लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं अब मोहिंदर सर। मुझे हैरानी हो रही है कि जो इनके शीर्ष नेतृत्व का जिस तरीके के बदजुबान हैं, जिस तरीके से कुतर्क बातें करते हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि राजनीति जमीन पे हो क्या रही है। जो ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र रहा है बिहार का, सुन लीजिए, डेकोरम मेंटेन करिए प्लीज, आपके टर्म में बोला नहीं गया। ग्रामीण परिवेश जो बिहार के लोग हैं, पहले ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी मोस्टली शहरी इलाकों में अपना वर्चस्व बनाती है। ये इन्हीं सारी चीजों में, इस तरह की कुतर्क बातों में अपने संगठन को तो खड़ा नहीं कर पाए। इनके संगठन के झगड़े तो लास्ट डे तक थे, ये फ्रेंडली फाइट कर रहे थे 12-12 सीटों पे, और यहाँ पे बैठ के अजीब व गरीब आपके सामने व्याख्यान कर रहे हैं। इस बार ग्रामीण परिवेश में भी जो दूर दराज के गांव थे, वहां भी लोगों के अंदर उत्साह था, लोगों में नीतीश कुमार का जो विश्वास था वो पूरा था। जो प्रधानमंत्री का के ऊपर इतना जबरदस्त वाला विश्वास है, जिससे उन्होंने अब तक लगभग 80% जो हमारे भारत के राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की इसलिए सरकार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो में अपने बातें लिखती है बिंदुवार तरीके से, वो अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित जमीन पे करती है। अब मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप जैसे बात कर रहे थे एक विशेष वर्ग के वोट का, जिसके तुष्टीकरण के चैंपियन लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उन इलाकों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। बहादुरपुर एक दरभंगा की सीट है। सीमांचल की बात आप छोड़ दीजिए, सीमांचल में हमारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम वहां पे एनडीए इस बार सेंध लगाया, और ये हो सकता है कि कल जब हम इसी वक्त बैठेंगे और रिजल्ट का वक्त होगा। और एक बात और इनको बता दूं, मैं इस बात को कंप्लीट करने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं ना, बड़े लीडर होते हैं, हर परिस्थिति में आपको फ्रंट पे मिलेंगे। आपकी तरह नहीं है भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, कल भी बैठेंगे। और हम इतनी उत्साह में, जबकि हमको हर एग्जिट पोल वालों ने एनडीए की सरकार दे रही है, फिर भी हम तर्क की बातें कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले 1-1.5 महीने से उन दूर दराज इलाकों में, उन बूथों पे हैं जिस बूथ पे कभी कांग्रेस पहुंच ही नहीं पाई। जबकि कांग्रेस बिहार में आजादी के बाद 90 के स्टार्टिंग दशक तक इनकी सरकार रही, लेकिन बिहार के क्या हालत कर दिए। मैं वो जंगल राज जो 15 साल, उस पर तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। आप 90 से पहले जाइए, जहां पे सिर्फ एक से एक, जिनको कभी 1.5 महीने में
आला कमान ने मुख्यमंत्री बदल दिया, किसी को 1.5 साल में बदल दिया। यही कारण था कि मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी को ये कहा जाता था कि जितनी जल्दी वो अपनी सारियां बदलती हैं उतनी जल्दी से बिहार के मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। ये हालत बिहार को एक स्टेबल गवर्नमेंट भी दी तो लेकिन उन्होंने कभी भी उन्होंने विकास पे काम नहीं किया। हमने हर जल को नल पहुंचाया, हमने हर गांव को सड़क दिया, हमने हर गांव में बिजली पहुंचाया और बिजली के अंदर जो सब्सिडी दी वो उसको पूरा किया। हम अपने मैनिफेस्टो को लेके सर, ये सारी बातें तो आ गई, लेकिन आप अच्छे पॉइंट रख रहे हैं। मैं 20 सेकंड में प्लीज कंक्लूड कीजिएगा, 20 सेकंड में मोहिंदर सर 20 सेकंड में बोल दूं, इनका जवाब दे दूं प्लीज। देखिए सर, एक बड़ी अच्छी चीज हो गई बॉस। अब भगवान राम का नाम बदल के राहुल हो जाएगा, अरे सोनिया हो जाएगा, नेहरू फैमिली हो जाएगी, गांधी फैमिली हो जाएगी, क्योंकि जितना बार ये राम का नाम नहीं लेते, दिल की बात इन्होंने कह दी। राहुल जो लोग गांधी, अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं भगवान राम के, सोनिया गांधी, इन्होंने कोर्ट के माध्यम से सवाल उठाया, वो राहुल के रूप में भगवान इनको शक्ति दे और भगवान राम इनको चलिए राम वाला इशू भी है ही है। एनडीए ने तो बताया कि हम भगवान राम को मानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, बढ़िया, हम यहाँ पे जानकी माता का भी मंदिर बनाएंगे। अब दूसरी बात प्लीज कांग्रेस को कहने की बात करते हैं, कांग्रेस यहाँ नहीं गई वहां नहीं गई। देखिए हमारा वहाँ सीमित रोल था, वहां पर जिसका रोल था तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, उन लोगों ने भरपूर काम किया है और कांग्रेस के वर्कर्स ने भी कंधे से कंधा मिला के काम किया है। ये तो आपने बहुत अच्छे शब्दों में बोल दिया, हमारा बहुत लिमिटेड रोल था, जनता ने लिमिट कर दिया था शायद। जो आपका वो थर्ड बैट्समैन आया था ना, थर्ड बैट्समैन समझ गए, वो हैदराबाद वाला ओबीसी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो, पूरा न्याय यात्रा निकाली थी उन्होंने भी, नहीं मिलेगा उसे, न्याय यात्रा निकाली थी सीमांचल में। मोहिंदर जी, सिन्हा सर मैं आगे आपके पास। सिन्हा सर, अभी जिलानी साहब ने भी जिक्र किया, सीमांचल में जबरदस्त तरीके से, कोसी के इलाके में सीमांचल में जबरदस्त तरीके से मतदान हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको पत्र भी लिखा था आरजेडी को कि मुझे 5 सीटें दे दो। महाभारत का भी जिक्र किया, जैसे 5 गांव मांगे थे, आपने 5 गांव भी नहीं दिए और उसके बाद उन्होंने यात्रा भी निकाल दी। और आपको क्या लग रहा है, डेंट होगा कि नहीं होगा? वोट कटेंगे तो नुकसान होगा ना? रोहित जी, आपने सीमांचल की बातें कही, जिलानी साहब के बात पर मैं सीमांचल पे खुद भी आता। प्लीज सर। पहले मैं जिलानी जी के बात का जवाब दे देते हैं, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीमांचल में भी अप्रत्याशित रूप से जो है वोट प्रतिशत में भारी इजाफा हुआ है। और जिलानी साहब को शायद पता नहीं है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी तो एक भी प्रतिनिधि उनके समाज से देने का काम भी लोग तो करते नहीं हैं। और इस बार रहा जो कसर था ना, उन्होंने जदयू में पूरा कर देने का काम किया है। मात्र 4 सीटों पर जो है इन लोगों ने प्रतिनिधि देने का काम किया है। तो ये इनकी जो है उस समाज के प्रति जो है इनकी दिखलाई पड़ती है, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि उनका समाज जो है इनको वोट करेगा। तो इस प्रकार की बातें यही कह सकते हैं। देखिए, समाज जो है समेकित विकास पर वोट करता है और समाज के सभी वर्ग चाहते हैं कि बिहार की उन्नति हो, प्रगति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या चाहे अन्य जितने भी समाज में सभी वर्ग के लोग ये चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात है, ये कह रहे थे वहां जो है सीमांचल में आपने जो कहा कि उस तरह का डेंट का, तो जब 2020 में 5 सीटें एमआईएम को मिला था और उसमें से 4 विधायक हमारे पाले में जब आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वहां की जनता के आवाज को आत्मसात करते हुए मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया हूं और राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा को अपनाने का काम कर रहा हूं। और अभी देखिए, अभी जो महत्वपूर्ण 2 बातें थी, एक तो दावते इफ्तार और दूसरा जो है सौगाते मोदी, इन लोगों ने करने का काम किया। और दोनों को उन लोगों ने जो है से पूरी तरह से ठुकराने का काम किया। जब दावते इफ्तार का आयोजन किया था तो 7 मुस्लिम संगठनों ने तो बजाबते उस दावते इफ्तार का विरोध करने का काम किया था। और ऐतिहासिक जो गांधी मैदान है पटना, जहां लाखों की भीड़ पूरे बिहार से आई थी उस समाज से, उन्होंने जो है वक्फ संशोधन अधिनियम पर जो इन लोगों का रुख था उसका उन लोगों ने भरपूर विरोध करने का काम किया था। और उधर जो मत प्रतिशत बढ़ा है ना, जो उधर मत प्रतिशत बढ़ा है उसी का विरोध का प्रतिफल है। और आपको पता है बिहार की जनता, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि जिनके वजह से हमको डेंट पड़ेगा, बिहार की जनता जानती है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। सिन्हा सर, मैं वोट का डेंट कह रहा था कि अगर नुकसान हो जाए, मैं ये कह रहा हूं, जब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पहुंचे वहां पर और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 4% वाला सीएम, 2% वाला डिप्टी सीएम और हमारी 17.70% लगभग 18% की पूरे बिहार में ओवरऑल आबादी है,
हमें क्या दरी बिछावन मंत्री, मैं इस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं इस पर भी जवाब दे देता हूं ना। हाँ। जब हम उनको हक और अधिकार दे रहे हैं, उनको हम प्रत्याशी बनाने का काम कर रहे हैं, हाँ। तो सत्ता में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पे कहने का काम किया, किसी भी वर्ग की जो है ना भागीदारी में हम कटौती नहीं करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कल जब आएगा मतगणना, जब होगी और जब हमारी सरकार बनेगी 18 तारीख को, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी शपथ लेने का काम करेंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि समाज के सभी वर्गों की उचित भागीदारी जो है महागठबंधन देने, महागठबंधन सबकी सरकार है। मैं तुरंत आ रहा हूं जिलानी साहब, मुझे 2 मिनट दीजिए बस। अभिरंजन सर प्लीज, क्योंकि सेकंड फेज में सबसे डिसाइडिंग हर किसी की निगाह कोसी और सीमांचल पर ही थी ना। वहां पर अगर 80% जा रहे हैं तो ऑब्वियसली चीजें तो हैं ही। और क्या बिल्कुल भी नहीं है ग्राउंड पर ओवैसी फैक्टर? बिल्कुल नहीं है। दरी बिछावन मंत्री जो इतनी सारी स्टेटमेंट वो वायरल कर रहे थे, एमवाई कहने के बाद बोल रहे थे कि आप इन पर विश्वास कर रहे हैं, ये तो हमें पूछ भी नहीं रहे हैं, हमारे पत्र का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इसका कोई नरेशन नहीं, कोई मैसेजिंग नहीं ग्राउंड पर। देखिए, मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा कि मैं किसी भी पार्टी को रिजल्ट आने से पहले पूरी तरह से खारिज कर दूं। ठीक है। मैं एक अगर निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर यहाँ उपस्थित हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। ये फैक्ट है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने वहाँ अच्छी संख्या में वोट काटे और 5 विधानसभा सीटें जीते। इस बार महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वो वोट नहीं काट पाएंगे, लेकिन ये सच है कि ओवैसी मैदान में तो थे, बिल्कुल, और ओवैसी की बातें मुसलमानों को अपील भी करती है, ये हम सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। और ओवैसी ने जो बातें कही उनमें कई बातें तथ्यात्मक रूप से सही भी हैं। अब जैसे मुसलमानों की बिहार में आबादी 18% है, जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए जी है। और सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें, यदि एनडीए पर आरोप है कि भाजपा ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, जेडीयू ने केवल 4 सीटें दी, तो राष्ट्रीय जनता दल की ही बात कर लीजिए आप, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रवक्ता है बिहार के अंदर, उन्होंने केवल 8% जो है सीटें उम्मीदवार मुसलमानों को बनाया। आबादी 30 सीटें देने का काम किया है, पूरी जानकारी रखिए अभिरंजन जी। केवल 19 सीटों पर प्रमोद जी बीच में न बोले, आपको पूरा मौका मिलता है, आप सबसे पहले आए हैं और सबसे अंत तक आप रहेंगे, आप बोलेंगे। तो आबादी 18% है, उम्मीदवार 8% बनाए हैं। प्रशांत किशोर को उस हिसाब से कहे तब तो वो सबसे बड़े मुसलमानों के शुभचिंतक बिहार में सिद्ध हुए, जिन्होंने 34 उम्मीदवार जो है मुसलमानों के उतार दिए, तो आरजेडी से डबल शुभचिंतक हो गए। तो मुझे लगता है कि इन चीजों के आधार पर मुस्लिम वोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। ओवैसी को पूरी तरह से खारिज कर देंगे, उनको वोट कटवा मानकर कि इनको वोट देंगे तो हमें नुकसान होगा, या उनको लगेगा कि भाई मुसलमानों के बारे में पूरे देश में मजबूती से आवाज उठाने वाले एकमात्र ओवैसी हैं, तो उनके साथ हमको रहना चाहिए। अब ये तो देखने की बात है। और मुसलमानों के वोट नहीं कटते हैं, वोट नहीं विभाजित होते हैं, इस थ्योरी को भी मैं पूरी तरह से इंडोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि अब एक बात मुझे बताइए कि जहां जहां पर मुसलमानों के दूसरे पार्टियों ने भी उम्मीदवार दिए हैं, जैसे कि जनसुराज ने भी दिया है, तो अब जनसुराज का मुस्लिम उम्मीदवार भी तो कुछ तो वोट लेकर आएगा, चाहे वो 5000 वोट लेकर आए, चाहे वो 3000 वोट लेकर आए। तो किसी को तो काट ही रहा है। चुनाव में आप जानते हैं कि नजदीकी मुकाबला होता है, ठीक है, 500 वोटों से जीत हार हो जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में 1000 से कम वोटों पर 11 सीटों पर फैसला हो गया, 5000 से कम वोटों पर जो है 12 सीटों पर फैसला हो गया। ठीक है। तो अब और ओवरऑल तो बताते 12,000 का ही फर्क था, 12,000 ओवैसी 5000 वोट भी नहीं काट पाएंगे, प्रशांत किशोर की पार्टी 2000-3000 वोट नहीं काट पाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंतजार कर लेना चाहिए कल का। मैं कोई भी टिप्पणी अपनी एग्जिट पोल के अनुमानों के आधार पर नहीं कर रहा हूं। परफेक्ट सर, परफेक्ट। अब मोहिंदर सर और जिलानी सर रहेंगे। जिलानी सर कुछ रिएक्ट करने वाले थे, आप प्लीज जल्दी से कर दीजिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे, सिन्हा साहब, खास करके मुसलमानों पे और भारतीय जनता पार्टी के मानक मापदंड पे भी सवाल उठा रहे थे कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र नहीं है, आपका मूल चरित्र है। आप मुसलमानों को तब से बेवकूफ बना रहे हैं जब से आपका अस्तित्व आया भारतीय राजनीति में। आप वही लोग हैं ना, जब एक अबला नारी भारत की जिसको 60 रुपए महीना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, तो कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, शाहबानो, उस प्रकरण को तो आप आप जानते होंगे। तो आपने सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदल के जो मुसलमानों को कलंक दिया है, वो मुसलमान भूले नहीं। और दूसरी बात,
आप सब गलबहियां कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी, सारे आपके बड़े नेता बैठे, जिसमें सहनी को तो आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि सहनी साहब को लग रहा है इस वक्त वीआईपी के कि वो आपके बहुत बड़े एक स्टार बनेंगे। और मुसलमान जो 18% अभी हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे थे, उनको आपने नहीं ऐलान किया, और वहीं पे आप बेस करते हैं एम वाई समीकरण है, क्योंकि आप तुष्टीकरण के चैंपियन हैं। जिलानी सर प्लीज, आप बोलेगा, मैं आपको 40 सेकंड्स और दूंगा, लेकिन जिलानी सर कम से कम वो कुछ कह तो नहीं रहे, वो ये तो कह रहे हैं कि हम तो सीमांचल में उन्हीं का प्रतिनिधित्व, उन्हीं के चेहरों को लेकर आगे लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के खिलाफ भी तो माहौल गया कि 101 सीट पर 0 मुस्लिम उम्मीदवार, ऊपर से फिर गिरिराज जी का बयान आ गया कि हमें उनके वोट नहीं चाहिए, डॉट डॉट में बोलूंगा नहीं उसको। देखिए चुनाव खत्म हो चुका है, मैं वो किताब खोलना नहीं चाहता हूं जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया, नहीं तो सीमांत से लेके सीमांचल तक का जो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, उसका जब इतिहास उठा के आप देखेंगे, जिस वक्त लालू प्रसाद यादव उनकी हुकूमत थी और उनके दो जो महारथी सारथी थे, साधु सुभाष यादव और तीसरा नाम शहाबुद्दीन, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है, और किशनगंज में तस्लीमुद्दीन, इस तरीके से पूर्णिया से लेके पटना तक में जो नाम थे, जिस तरीके से इन लोगों ने सिर्फ एक दबंगई, एक बदमाशी और उसका सिरमौर मुसलमानों को बना के रखा, और वही सबसे ज्यादा उनके ऊपर एफआईआर हुए, और उनकी जिंदगी और उनका परिवार किस हालात में है, कैसे कैसे छोड़ा है, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब ये समय नहीं है। हम तो चुनाव कल इस वक्त तक तो फाइनल हो जाएगा, जिसके चेहरे पे मुख्यमंत्री बनना होगा, जो सरकार बनाने वाली पार्टी होगी, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को यूज किया है, वोट बैंक के तौर पर यूज किया, धोखा दिया है, ठीक है, धोखा दिया है। मैं इसको इसलिए कहता हूं कि आप रिकॉर्ड उठा के रिकॉर्ड, क्यों नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव लड़ा दिया इन्होंने, क्यों नहीं लड़ाया? आप बताइए, कुछ वोटों से पिछली बार हार गए थे, इनके कद्दावर नेता हैं, उनको क्यों हाशिए पे भेज दिया? क्योंकि वो मुसलमान है। ठीक है सिन्हा सर, मैं आपको मौका दूंगा, एक बार मोहिंदर सर के पास में जा नहीं पाया। मोहिंदर सर, आप तो मान रहे हैं कि कल सरकार बनी रही है, मैं आपको कांग्रेचुलेट आज भी कर सकता हूं, कर भी कर सकता हूं, लेकिन प्लीज सरकार तो बन रही होगी, चलिए महागठबंधन की थोड़ा इंतजार मैं करता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी ने शानदार यात्रा रह गया है, वक्फ बोर्ड पे रह गई मेरी बात, लेकिन अब चलिए मैं आ रहा हूं, आपको उस पर भी मौका दूंगा, चीजें क्लियर होनी चाहिए। मोहिंदर सर प्लीज प्लीज मुझे बताइए, सरकार तो बन रही होगी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत हो रही है फिर बिहार में? स्पेसिफिकली कांग्रेस पर बात कीजिए मुझे अब। हाँ देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। राहुल गांधी ने वहां पर जो यात्रा शुरू की, बिहार के इलेक्शन का जो उद्घोष होता है ना, शंखनाद जी, राहुल गांधी ने किया था। यस, बाकी लोगों ने तो पीछा किया है। राहुल गांधी जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो गठबंधन है हमारा, इसमें तेजस्वी यादव भी साथ में थे और भी कई नेता शामिल थे, कांग्रेस तो पूरी तरह थी ही थी, और जनता ने जिस तरह से हमें विश्वास दिलाया, हाथ साथ जोड़ करके, हाथ से हाथ मिला करके, जोश में हमारे लिए नारे लगा करके, वो विश्वास हमारा आज भी कायम है। ठीक है, भारत तो जो एक पार्टी है, सिर्फ एक गठबंधन है आज के दिन में, तो वो कांग्रेस लीड कर रही है, महागठबंधन। उस महागठबंधन को इंडिया गठबंधन कहते हुए मैं इसलिए अब शर्मा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त तो इंडी करने लग जाएंगे। तो महागठबंधन, भारतीय महागठबंधन जो है, ठीक है, उसके प्रति लोगों का विश्वास इसलिए बढ़ा है कि देखिए, दिल्ली में अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने कहा 8 अप्रैल को नतीजे निकलेंगे, मेरी बहनों 2500 रुपया आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। वो बहनें बेचारी नदी किनारे आज भी बैठी हैं, यमुना किनारे, कब यमुना साफ होगी और हमें नोट दिखाई देने लगेंगे। ना यमुना साफ हुई, ना हवा साफ हुई। होली पर, दिवाली पर फ्री सिलेंडर मिलेगा, आज तक नहीं मिला। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ दिल्ली का रेफरेंस, कि ये झूठे वादे वाले लोग, इनके झूठे वादों के ऊपर कोई नहीं चलता। एक 10,000 इन्होंने दिए हैं, ठीक है, बमुश्किल कहां से निकाल के दिए हमें नहीं मालूम, वो 10,000 ही आखिरी है। और प्रियंका गांधी ने बड़ा अच्छा कहा था, बताइए, मैं कांग्रेस पे ही रहता हूँ सीमित। प्रियंका गांधी ने कहा वहां आपने कि भाई 10,000 ले लो, मैं मना नहीं करती कि वोट हमें देना, तो ये उसके बाद तो हम ही देंगे। मतलब ये क्रेडिट भी मैं कह रहा हूँ, आप ही लोग ले लो कि आपके डर से 10,000 रुपए भी चले गए महिलाओं के पास, ये क्रेडिट भी आपका, मोहिंदर सर। Absolutely, है ना? ये देखिए, हरियाणा में लोगों को देखिए, फिर वही बात कर रहे हैं, अगर किसी के डर के, ये किससे डर के मारे दे रहे हैं? आप ही के डर के मारे दे रहे हैं।
आ रहा हूं। अभिरंजन सर, पर प्लीज मुझे बता दीजिए अब कल हम क्या कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हैं? और मैं बार बार ये पूछता आया हूं, आपने बार बार बताया कि इसलिए बढ़ गया, इतना बढ़ गया, 5% SIR की वजह से बढ़ गया, 3% इस वजह से बढ़ गया। बढ़ा तो है, ये बढ़ने के पीछे कोई मेन कारण आ रहे हैं क्या? मन में 3 बड़े फैक्टर कुछ आ रहे हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से मैंने आपको बता दिया, बढ़ने के 3 बड़े फैक्टर, पहला SIR है, दूसरा प्रवासी है, तीसरा महिलाएं और अल्पसंख्यक हैं, और चौथी वजह आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में बहुत सारे नए मुद्दे थे, नई पार्टियां थी, लोगों का उत्साह हुआ होगा। हाँ। ये भी हो सकता है, क्योंकि हाँ। इस बार मुझे अच्छा लगा कि रोजगार पे बात हुई है, पलायन पे बात हुई है, शिक्षा पे बात हुई है इस चुनाव में, बिहार के औद्योगिकरण की चर्चा हुई है। बात हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, ये वाकई इस बार बहुत चेंज है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान की बात नहीं हुई चुनाव में, ये भी बहुत अच्छी बात है। जनता के मुद्दों, लेकिन अभिरंजन सर, वोट देते समय भी वही मुद्दे मन में रहे होंगे ना, वोट देते समय भी। फिर वो जो जातीय समीकरण जो हम लगातार बिहार के साथ एक टैग लगाते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो हर स्टेट के साथ कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन हम बिहार के साथ ज्यादा जोर से, ज्यादा फोकस के साथ लगाते हैं कि जातीय समीकरण बहुत हावी है। सारी चीजें होती हैं। हाँ। मुद्दे भी होते हैं, जातीय समीकरण भी होते हैं, और संप्रदाय के भी समीकरण होते हैं। हाँ। मतलब अगर आप ये कह दें कि भाई महिलाएं हैं, जैसे आप महिला एक लार्जर आप देखेंगे तो जाति है। हाँ। लेकिन महिलाओं के अंदर जो है वो अगड़ी महिलाएं भी है, पिछड़ी महिलाएं भी है, दलित महिलाएं भी है, मुस्लिम महिलाएं भी है, सब है। ठीक है। और बिहार में या देश के किसी भी राज्य में अलग अलग जातियों का अपना अपना राजनीतिक दल है, अपने अपने नेता है, अपने अपने तरीके से, एजेंडे के हिसाब से वो वोट करते हैं। हाँ। अब मैं ये कैसे कह दूं कि सारी महिलाओं ने एनडीए को वोट कर दिया? हाँ। अब उसमें अगर अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, तो अल्पसंख्यक महिलाओं ने किसको वोट किया? तो मेरे मन में जब सवाल उठता है तो मैं मानकर चलता हूं कि 80% या 70% कम से कम अल्पसंख्यक महिलाओं ने एनडीए के विरोध में वोट किया होगा। ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि हम ये तो देख पा रहे हैं कि किस किस कारण से वोट बढ़ा है और किन किन लोगों ने ज्यादा वोट डाले हैं। ठीक है। लेकिन हम इस तरह से कोई आउटराइट कोई फैसला नहीं दे सकते। फैसला तो जनता देगी। बिहार के लिए क्या फैसला किया है जनता, कुछ ही घंटों में चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ने स्वराज को वोट डाल दिया, हम इस तरह से नहीं कह सकते। डन। जिलानी सर आप कुछ कह रहे थे, तुरंत आरो मोहिंदर सर। जिलानी सर आप कह रहे थे वक्फ पर आपको कुछ कहना है, और वो यही कहते रहे पूरे कैंपेन में कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और आरजेडी ने तो कह दिया हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ कानून जाएगा डस्टबिन में। क्या कर लेंगे आप? हाँ, वो मैं उस पर आना चाह रहा था। इनके एक MLC शहनवाज हैं, जिस तरह की उन्होंने बदमाशी दिखाई थी, जनता ने देखा था। लेकिन मैं अब देखिए समय बिल्कुल कल 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट के आ जाएंगे रिजल्ट, 9 बजे तक मेन शुरू हो जाएगा, रुझान आ जाएंगे। यस। हम आश्वस्त हैं, हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नीतीश कुमार वाली सरकार फिर से बिहार के अंदर आ रही है, और जनता ने हम पे विश्वास दिलाया। कांग्रेस के एक मित्र को सिर्फ ये एक बात याद दिला दूं कि इनके ये तो हमारे वादों पे चर्चा कर रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो नीचे 85 पैसे जाते जाते खत्म हो जाते, 15 पैसे मिलते हैं। आज पिछले 13 साल से प्रधानमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम के लिए अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपये जाता है हर व्यक्ति के पास। तो ये बदलाव है, और उस बदलाव पे बिहार की जनता ने विश्वास जताया है, और कल हम दोबारा से सत्ता में वापसी करेंगे, हमारी सरकार बनने जाएगी। मोहिंदर सर प्लीज रिएक्ट, क्विक कमेंट सर। सर ये मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी ज्यादा बड़ी नहीं। उसमें अगर आपको ध्यान हो कि महिलाओं का परसेंटेज क्यों बढ़ा, देखिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्होंने 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, लेकिन 2 करोड़ महिलाओं को नहीं दिए। तो वो नाराज महिलाओं में क्या प्रवृत्ति होती है? पहली बार तो महिलाएं क्यों आई हैं? तेजस्वी यादव का बयान और राहुल गांधी का बयान ख्याल रखिए, उन्होंने यही कहा कि जो पलायन से लोग बाहर गए हैं और महिला यहाँ अकेली रहती है, मेरी सरकार बनने के बाद आपका पति और परिवार आपके साथ रहेगा। ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है। 2 करोड़ सरकारी नौकरी, और मैंने तो उस दिन भी कहा था कि जो प्राइवेट नौकरी टाटा में या किसी अच्छी कंपनी में होती है वो सरकारी ही होती है। सरकारी नौकरी का उनका यही मतलब है, पक्की नौकरी, कोई निकालेगा नहीं, बाकायदा आपको सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है। वो नौकरी का जो उन्होंने वायदा किया है, जब ये पूछते हैं कहाँ से पूरा करोगे, अरे भाई जिसने वायदा किया है वो पूरा करेगा ना, उसकी प्लानिंग भी होगी। मैं प्लानिंग आज ही बता दूं, तेजस्वी ने कहा कि हम 200 देंगे आपको फ्री, इन्होंने 125 फ्री कर दी, तो नकल के लिए अकल चाहिए। अब आता हूँ मैं मुख्य बात पर, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि जनाब इसने ये किया उसने ये किया। राजीव गांधी ने ये कहा कि 85% लोग
अरे भाई, राजीव गांधी में हिम्मत थी एक्सेप्ट करने की सच्चाई। तुम चोर हो, 71 करोड़ रुपए के ऊपर घोटाले हैं, सीएजी ने बताया है, हमने तो नहीं बताया। आप उसको स्वीकार करने को तैयार है। अब तो अभी आप ही कह रहे थे अब तो वोट हो गए, अब तो चुनाव हो गया, अब तो रिजल्ट आना है। सुनिए सुनिए, मैं उसकी बात का जवाब, क्विक 20 सेकंड आई एम गोइंग ओवर। राजीव गांधी की तारीफ करनी चाहिए कि एक आदमी प्रधानमंत्री ऐसा हुआ देश का जिसने सच को स्वीकारा। वो क्यों नहीं होता था? क्योंकि डिजिटल नहीं था। जब कैश ट्रांजैक्शन ये आज करके दिखा दें, अगर पूरे पैसे पहुंच जाए, आज डिजिटल है। ये बढ़िया। चलिए, डिजिटल इंडिया की तारीफ कर दीजिए। मोहिंदर जी ने, जिलानी साहब डिजिटल इंडिया की तारीफ कर दी, खुश रहिए। सर वक्त इतनी इजाजत दे रहा, मैं बिल्कुल ओवर जा रहा हूँ। सिन्हा सर, आप जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। सिन्हा सर, जो बात करना चाहता हूँ मैं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बोल रहे थे जिलानी जी, तो दावते इफ्तार का जो आयोजन का जो विरोध मुस्लिम संगठनों ने करने का काम किया था, आगे मोहिंदर सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट, डन। सिन्हा सर प्लीज बोलिए, कंक्लूड कीजिए। हाँ, देखिए, मैं अब अगर आपके पास समय नहीं है तो एक अंतिम यही बात बोलना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने बिहार के ज्वलन समस्याओं के निराकरण के लिए वोट करने का काम किया है। पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए वोट किया है, परिवर्तन के लिए वोट किया है। और एक अंतिम लाइन, जो सीएम दीदी के बारे में ये लोग जो बोल रहे हैं, हमारे नेता ने कहा है कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उनको 30,000 रुपया महीना भी देंगे और अस्थायी भी करने का काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जीविका दीदी के ये लोग जो है खाली रैली में ले जाकर के भीड़ इकट्ठा, सही बात है। मतलब विजन बड़ा था तेजस्वी जी का, वादे भी इसके बड़े थे और जनता ने उस पर उसी पर मत किया है। बहुत धन्यवाद, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मोहिंदर सर, प्लेजर हैविंग यू। जिलानी सर, थैंक यू सो मच। अभिरंजन सर, ऑलवेज प्लेजर। सिन्हा सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े मेरे साथ। तो देखिए, अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे। कोई कह रहा है एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल होंगे, कोई कह रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट पोल पलटने वाले। ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कुछ ही घंटों में तमाम चीजें आएंगी। और मैं जाते जाते आपको यह भी बता दूं, कल सुबह 6 बजे से सबसे सटीक नतीजे के लिए आप जुड़ जाइएगा भारत एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि यहीं पर आपको नजर आएगा कि जनता ने क्या चुना है बिहार की किस्मत के लिए, बिहार के भविष्य के लिए।